आज अस्सलाम वालेकुम। शनासा सी आवाज़ पर वली ने फाइलों से चेहरा उठाया। सुबह की ताज़ा सी रोशनी खिड़की के रास्ते उसके ऑफिस में गिर रही थी। टेबल पर धरी बहुत सी फाइलें खुली थीं और कुछ को देखना भी बाकी था। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सलाम का जवाब देते उसने उसे हाथ से बैठने का इशारा किया और फिर पुश्त कुर्सी से टिकाकर उस नौउम्र लड़के से गहरी नज़रों से उसे देखा। वो गोल गले वाला स्वेटर और रफ सी जीन्स में मलबूस अपने मखसूस लाउबाली अंदाज से खासा मुख्तलिफ लग रहा था, एकदम गहरा और बहुत पुरअसरार सा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वली सर। मामूल के बरखिलाफ किसी भी लतीफ़े से शुरू किए बगैर उसने कहा तो वली ने अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कहो। उसका अंदाज मोहतात था। मैं पिछले कई दिनों से आपका माजी छान रहा था। जानता हूँ। वली के सकून में फ़र्क नहीं आया। मैं आपको हाशिम सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो चंद पल उसे देखेगा। क्या बताना चाहते हो और क्यों? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, राइट? मोहसिन ने कहकर ताइदी अंदाज में अबरू उठाया तो वली ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, जैसे जांच रहा हो कि कितने पानी में वो। और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन? वली के जवाब पर मोहसिन के चेहरे पर एक तल्ख सा तबस्सुम फैला। फिर वो ज़रा आगे को होकर वली की निस्वारी आंखों में झांकने लगा। क्या आपको लगता है कि मैं उसका दोस्त हूँ? लगने ना लगने से क्या होता है मोहसिन? मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अक्सर ही मुनाफिक हुआ करते हैं। उसकी बात पर मोहसिन के अब्रू ताज्जुब से ऊपर को उठे। मैं अगर आपका दोस्त नहीं होता तो कभी डबल एजेंट के तौर पर काम ना करता। साफ लफ्ज़ों में कहो मोहसिन। ओके। वली की तंबीह पर वो सीधा होकर बैठा। हाशिम ने मुझे हायर किया था आपकी ज़िंदगी खंगालने के लिए। आप जानते थे? मोहसिन चौंका। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि वली उसकी खोज के बारे में वाकिफ़ है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये भी मालूम होगा कि उसे हायर करने वाला कोई और नहीं हाशिम था। कब से जानते हैं आप? वो मशकूक हो चुका था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा। जिस रात तुम हुडी पहनकर मेरे ऑफिस में पहली नकब लगा रहे थे, उसी रात से। आपको कैसे पता चला? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। वली मुस्कुराया। अरसे से। और क्या चल रहा है मोहसिन? ये हाशिम, उसे क्या लगता है कि ये नूराबाद में बैठकर कोई बात करेगा और वो बात मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी? आई मीन सीरियसली। उसने मुस्कुराकर सर झटका। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा छोटी है मोहसिन, और इस दुनिया का ये छोटा सा हिस्सा तो और भी छोटा। यहाँ किसी का राज राज नहीं। ज़रा निगाहों को सुकेड़ कर देखो तो फिज़ा में सब तासार अपना आप अश्कार करना शुरू कर देते हैं। ये तो फिर एक भरपूर प्लानिंग से किया गया काम था। तुम्हें क्या लगता है हर गली कूचे में मौजूद लोगों से दोस्तियां मैंने क्यों कर रखी हैं? जाहिर है अपनी शादी पर तो नहीं बुलाना ना मैंने उन्हें। मोहसिन की आंखें हैरत से फैली थीं और लब बेयकीनी से। वाह, आपने मुझे कभी नहीं कहा कि आप सब जानते हैं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। लापरवाही से कंधे झटक कर कहा तो मोहसिन पल में संभला। सामने बैठा ये शख्स उसके घर की काम वाली नहीं था कि जिस पर धौंस जमा कर वो उसे हैरान कर देता। वो उससे कई कदम आगे था, और हैरत तो ये थी कि उसने उन कदमों के निशान तक मिटा रखे थे। और क्या क्या जानते हैं आप? ये भी कि तुम हुसैन और हाशिम में से किसी एक की मौत देखना चाहते हो। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। थूक निकल कर उसने वली को देखा तो वो भी उसे ही देख रहा था। आपको कैसे पता? पता है बस। लेकिन तुम ये बताओ, तुम उसकी मौत क्यों चाहते हो? अब के उसने नरमी से पूछा तो मोहसिन सर झुकाकर चंद पल खामोश बैठा रहा, जैसे जमा तफरीक कर रहा हो कि उसे बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। जब मौत के सफ़र पर निकलने का अहद साथ करते हैं तो फिर अपने साथी से कुछ नहीं छुपाते। गद्दारी के ज़ुमरे में आता है ये सब। उसकी बात पर मोहसिन ने गहरा सांस लिया और फिर उसे देखा। हुसैन ने मेरे घर वालों को कत्ल करवाया था, उसने कहकर चंद लम्हों का वक्फा लिया। मैं 13 साल का था। उस वक्त मेरे बाबा और मेरी माँ काम किया करते थे हुसैन की हवेली में। एक कमी कमीन नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं थी मेरे वालिदैन की, मगर मेरे बाबा भी उसके तलवे से लगे रहे। वो हमारे छोटे से घराने की गुर्बत को सूली पर नहीं लटकाना चाहते थे। इसी दौरान मेरे पापा के कान में उसके किसी राज की भिनक पड़ गई। ना सिर्फ बाबा को पता चला बल्कि माँ भी जान गई इस बात को। इसीलिए उसने मेरे घर वालों को। उसने एक पल को रुककर गुलाबी पड़ती आंखें मसली। मेरे बड़े भाई, बाबा और माँ, तीनों को रात की तारीकी में किराए के कातलों के जरिए कत्ल करवा दिया। मुझे आज भी याद है कि मेरे बाबा, माँ और रईस भाई की दाईं जानिब वाली पसलियों की जगह बड़े बड़े घाव थे। और जानते हैं, उसने गीली आंखें उठाईं। वली तुरहम से उसे देख रहा था। उन्हें 7-7 दफ़ा एक ही जगह छुरे मारे गए थे। उसकी आखिरी बात पर वो चौंका। 7 दफ़ा छुरा? उसके कानों में एकदम से करम की आवाज़ गूंजी। मेरी आपा को 7 दफ़ा छुरा मारा गया था? तुम श्योर हो कि 7 दफ़ा ही मारा था छुरा? बिल्कुल। उसके इस्तफसार पर मोहसिन ने सर हिलाया। वली ने मुट्ठी बंद करके लबों पर जमाई।
फिजा में तैरते साकित नुक्ते अब जुड़ने लगे। फिर तुम कैसे बच गए? अब कि वो संजीदगी से आगे होकर बैठा तो मोहसिन ने गहरा सांस लिया। मैं ज़्यादातर अपने मामू के घर रहा करता था। उनका घर शहर में था, गांव से खासा दूर। अगर मैं भी उस रात अपने घर होता तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाता, मगर मैं बच गया। इंतकाम का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। हर इख्तिताम पर एक ना एक सर्वाइवर रह ही जाता है जो उस चक्कर को फिर से शुरू करता है। और फिर वो एक पल को ठहरा। उस जुर्म का सर्वाइवर मैं हूँ। आखिर में उसकी आवाज़ बहुत सर्द हो गई थी, यकदम स्पाट और गुर्राती हुई। यहाँ बहुत से सर्वाइवर हैं मोहसिन, हौसला रखो। उनके शुरू किए गए इंतकाम के चक्कर अब उल्टी तरफ चलेंगे। खैर तुम बताओ, क्या बताना चाहते थे मुझे हाशिम के हवाले से? उसकी बात पर पहले तो मोहसिन उसका चेहरा देखता रहा, फिर जब वो बोला तो वली का जिस्म का हर रोज सुन पड़ता गया। उसे लगा किसी ने उसके पूरे वजूद को ठंडे यख समंदर में डाल दिया। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। एक हफ्ता यूं ही पर लगा कर गुजर गया और फिर रस्म हिना से एक रोज कब्ल की रस्म का वक्त आ गया। आज हवेली में फिर से खूब चहल पहल थी। मुलाजमीन की फुर्तियाँ और बीजान की हिदायतों को दिलचस्पी से देखती अमल ने आखिर में पुरजोश होकर बीजान को पुकारा। बीजान, कितने बजे तक जाना है आज? बस अभी मगरिब के बाद निकलना है हमने। ये वली किधर है सुबह से? देखो तो सही ज़रा उसे, ज़रा जो उसे ख्याल हो घर आने का। और जो टोकरे मैंने मिठाइयों के मंगवाए थे वो आए अब तक या नहीं? तहाइफ को एक जानिब सलीके से रखती मसरूफ सी बीजान ने चेहरा उठाकर अमल को देखा तो वो सीधी हुई। मैंने फरीद से कहा तो था, लेकिन पता नहीं। पता नहीं? बीजान की बेयकीन सी आवाज़ पर वो एकदम सोफे से उतरी और किचन की जानिब भागी। किचन में ढेरों ढेर मिठाइयाँ, हार, फूल और न जाने क्या क्या अला बला रखा था, मगर वहाँ मिठाई के टोकरे हरगिज़ भी नहीं थे। उसने परेशानी से आगे आकर देखा, मगर टोकरे होते हुए भी नजर न आए। असर ढलने वाली थी और मगरिब का वक्त करीब था। ऐसे में शहर से मिठाई के टोकरे लाने में बहुत वक्त लग जाना था और बीजान ने यह काम उसे सौंपा था। खुदाया, उसने घबरा कर अपने पीछे राहदारी में झांक कर देखा। बीजान मसरूफ सी लाउंज में बैठी तहरीफ रखवा रही थी। उंगलियां मरोड़ कर उसने रुख दोबारा अंदर की जानिब मोड़ा, फिर एक फैसला करती बाहर आई। क्या हुआ, मिठाई ले आया फरीद? उनके पूछने पर उसने मज़े से इस बात में सर हिलाया और बाहर की जानिब भागी। बीजान अब कदरे इत्मीनान से बाकी काम निपटा रही थी। उसने यहाँ वहाँ फरीद को तलाशा कि उसे जल्दी से शहर भेजे, मगर फरीद तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। उसी पल हवेली के मेन गेट से वली की कार अंदर दाखिल हुई। एक पल को उसने चमकती हेडलाइट्स को देखा और फिर दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती कार की जानिब भागी। वो जो दरवाज़ा खोलकर अपने ख्यालात में उलझा हुआ था, उससे इस तरह आते देख कदरे चौंका। वली? उसने सांस लिया। भागने की वजह से उसका सांस फूल रहा था। वली ने एक नज़र हवेली के दाखिली दरवाजे पर डाली और फिर उसे देखा। अंदर चलकर बात करते हैं बीबी। उसका अंदाज मोहतात था, मगर अमल ने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। हम अभी अंदर नहीं जा सकते। बीजान ने मुझे एक काम कहा था और मैंने वो काम फरीद से करने को कहा, मगर वो कहीं और मसरूफ़ हो गया और वो काम रह गया। वली, बीजान को पता चल गया ना तो वक्त से पहले मेरी शामत ले आएंगी। उसने रूहानसी होकर कहा तो उसकी पेशानी पर बल पड़े। कैसा काम? और फरीद को बोलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्यों नहीं कहा आपने? बोले, कौन तंग कर रहा है आपको? उसके बरहम से इस्तफसार पर अमल जो कुछ कहने को रुकी थी यकदम रुक गई। तंग? कोई क्यों तंग करेगा मुझे? उसने हैरान होकर उससे पूछा तो वली जो गुस्से में अभी कुछ कहने लगा था एकदम से रुक गया। कोई तंग नहीं कर रहा आपको? फिर क्या किसी ने ब्लैकमेल किया है? ओफो, अमल ने जल्दी से उसे रोका था। ना कोई तंग कर रहा है ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बस आपसे ये कह रही थी कि मुझे शहर से एक दो टोकरे मिठाई के ला दें, बहुत अच्छी सी पैकिंग में। मिठाई? वो एक पल को ठहरा। जी हाँ, आपको तो पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गए आप। भला मैं कौन सा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हूँ जो कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा? खुदा के लिए जल्दी जाकर ले आए मिठाई, नहीं तो बीजान से पड़ने वाली डांट के जिम्मेदार आप होंगे। अपना किया सब उसने वली पर डाला तो उसने हैरत से उसे देखा। मैंने क्या किया? क्या मतलब क्या किया? मैं कह दूंगी बीजान को कि मैंने तो वली से कहा था मिठाई के टोकरे लाने को, मगर वो तो गए ही नहीं। फिर बीजान आपसे पूछेंगी कि जनाब क्या मसला था, क्यों नहीं गए, और इस तरह मेरे हिस्से की डांट आप खाएंगे। अब के वो सुकून से खड़ी उसे गोया खबरनामा सुना रही थी। वली ने उसकी चालाकी पर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। गलत कहते हैं लोग आपको मासूम। कोई अगर आपकी ये राह वाली चालबाजियाँ देख लेना तो उसने आपको मासूम कहने से वहीं तौबा कर लेनी है।
वो अब दोबारा से मलाल के साथ कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था। वो उसकी बात पर बेसाख्ता हंसती। जब वो गाड़ी निकाल कर ले गया तो उसने मुस्कुराकर सर झटका और अंदर की जानिब बढ़ी। बहुत से लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ थी उसके बारे में। हाँ जी, आप लोगों को भी हैं। अमल मासूम ज़रूर थी मगर वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी। उसे भी लोगों को बातों से घेरना आता था। उन्हीं के अल्फाज उनके मुंह पर लौटाकर उनका जायका चखाना उसे भी आता था। मगर वो इस सब का इजहार खुल्लम खुल्ला नहीं करती थी। कोई उसका रेड जोन क्रॉस करता तो उसे उन्हें हाथ से पकड़कर दायरे से बाहर निकालना आता था। वो अमल ज़मान थी, एक इंतहाई बारीक बीन और ज़ीरक सी लड़की। लोग भूल जाते हैं कि जिस जंगल में वली ने सरवाइव किया था, अमल भी उसी गहवारे में बड़ी हुई थी। वो भी हवेली की सियासतों को बचपन से झेलती आई थी। उसे भी हवेली वालों के अंदाज़ो अतवार आते थे। उसे भी सब आता था मगर क्या किया जाता। आगे बढ़ती अमल ने एक बार फिर मुस्कुराकर सर झटका। जब लोग ही उसे छोटी सी लड़की समझकर आगे बढ़ जाते तो वो भी उनकी गलतफहमियों को दूर नहीं किया करती। भला अगर कोई उसे मुतासिर हो रहा है तो इसमें उसका क्या जाता था। आखिर में मासूमियत से उसने शाने उचकाए। मगरिब की नमाज पढ़ी गई और फिर सब तैयारियों में मशगूल हो गए। बीजान तेज़ी से हिदायत देती मुलाजमों को दौड़ा रही थी। जमान भी एक जानिब को खड़े अपनी कलफ लगी सफ़ेद बेदाग कमीज़ की आस्तीनों के कफ बंद कर रहे थे। फिर रुककर ज़मानी को देखा जो गहरे जामनी से शनील के जोड़े में मलबूस, कानों में चमकते हीरों के टॉप्स पहने बहुत वावकार और खूबसूरत लग रही थी। उसी पल अमल जीनों से उतरी। आज उसने सुनहरी सिल्क की फ़्रॉक पहन रखी थी। वो लॉन्ग फ्रॉक थी जिस पर जगह जगह सितारों का बारीक काम किया हुआ था। फ्रॉक का दामन स्याह था, अलबत्ता सिल्क के लचकदार होने के बायस उसका फ्रॉक यहाँ वहाँ झूल रहा था। नीचे सिल्क का चूड़ीदार पजामा और दुपट्टा भी फ्रॉक के कपड़े जैसा ही था, सिल्क का लचकदार। उसके किनारों पर बारीक सा सितारों का काम था और दरमियाना हिस्सा बिल्कुल सादा। उस तकरीब के लिहाज से उसका जोड़ा बेहतरीन था। और फिर उसने खुले बालों को समेट कर एक जानिब कंधे पर डाला और तेज़ी से नीचे उतरी। एक हाथ में सुनहरी सी बाली भी थी। बीजान के सामने आकर रुकी तो उन्होंने बेख्तियार उस पर माशाल्लाह पढ़ा। जमान ने भी उस पर एक नज़र डालकर उसे नजर बद से हिफाजत की दुआ से नवाजा। ये कान में ही नहीं जा रही बीजान, बेचारगी से कहकर उसने बाली उनके आगे की तो बीजान ने मुस्कुराकर उससे बाली ली और फिर उसके सुर्ख हुए कान में पहनाने लगी। हर दफ़ा उसके साथ यही होता था। जब भी किसी की शादी पर कान में कुछ डालने लगती तो एक कान में बआसानी चला जाता और दूसरा कान हमेशा इसी तरह सुर्ख हो जाता। जब तक बीजान उसके कान में झुमका ना डालती तब तक वो जाता ही ना था। उन्होंने नरमी से उसके कान की लो पकड़ी और बाली अंदर डाली। एक सेकंड नहीं लगा था उन्हें। उसने सुकून का सांस लेकर अपने दुखते कान की लो को हल्का सा दबाया। तुमने मिठाई मंगवा ली थी ना, कहाँ रखी है, निकाल कर दो मुझे, वो गाड़ी में रखवानी है। उनके कहने पर उसने मुस्कुराहट दबाई और फिर किचन की सिम देखा। किचन में ही रखी है बीजान। मासूमियत से घनी पलकों को झपका कर उसने कहा तो बीजान ने उसे मशकूक सा देखा। लेकिन मैंने जब देखा तो तब किचन में मिठाई का टोकरा वली रख रहा था। वो एकदम से गड़बड़ाई मगर फिर फ़ौरन संभली। पूछा आपने उनसे कि वो क्या कर रहे थे उस मिठाई का? हाँ, मैंने पूछा तो उसने कहा कि थोड़ी मिठाई कम हो गई थी और फरीद को ज़रा काम था तो अमल बीबी ने मुझे भेज दिया। बीजान ने आम से अंदाज में कहकर रुख दरवाजे की सिम फेरा। हसन ताया और उनका सारा घराना उसी पल दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो उन सब की तरफ मुतवज्जो हो गई। चूँकि हुसैन अहमद की हवेली उन दोनों हवेलियों से फासले पर थी और जाना दोनों घरों को उधर ही था तो तय ये पाया कि ये सब साथ जाएंगे। उसने वली के दिए गए जवाब पर मुस्कुराहट दबाई और फिर आगे बढ़कर नाजिया और अर्जुमत ताई से गले मिली। इस वाक़ये को हफ्ता होने वाला था, इसीलिए ताई की सर्द मोरी अगरचे थी मगर कम थी। घर में एकदम अफरा तफरी मच गई थी। बहुत से मेहमान भी थे जो उसी वक्त घर में दाखिल हो रहे थे। उसने जल्दी से रुख सीनों की जानिब फेरा और फिर फ्रॉक को दोनों हाथों से उठाए नंगे पैर यख सीनों पर रखती भागती ऊपर गई। उसके स्याह खुले बाल कमर पर झूल रहे थे और दुपट्टा एक जानिब से नीचे को लटकता जीने को छूता उसके साथ साथ ऊपर जा रहा था। नीचे खड़े नफीस ने मुस्कुराकर अमल को ऊपर जाते देखा और फिर एक कमीनी सी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे जीने चढ़ता ऊपर पहुंचा। वली जो उसी पल छत की सीढ़ियों से उतरता नीचे आ रहा था, नफीस के कदम अमल के कमरे की जानिब बढ़ते देख ठिठक गया। नफीस ने उसे नहीं देखा था क्योंकि उसका रुख मुखालिफ सिमत में था, मगर वली ने उसे बखूबी देख लिया था और अब उसके चेहरे के तासुरात यकदम ही उबल रहे थे। उसने कमरे में आकर जल्दी से बालों में ब्रश फेरा और जैसे ही बाल कमर पर डाले उसके हाथ से ब्रश छूटकर गिरते गिरते बचा। नफीस दरवाज़ा नॉक किए बगैर उसके कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी सहूलत के साथ उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद भी कर दिया। वो जो उसे सिंघार आईने में साकित सी देख रही थी यकदम पलटी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस नफीस का कद अमल से ज़रा सा ऊंचा था। नकूश बिल्कुल नाजिया जैसे थे, वाजिबी और काबिल कबूल।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहकर अपना दुपट्टा शानों पर दरुस्त किया और खासी गैर आरामदेह हो गई थी वो। नीचे का शोर ऊपर उसके कमरे के बंद दरवाजे के पार भी सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज़ तो कोई भी नहीं सुनेगा। अगर जो नफीस ने कोई गलत हरकत की तो वो धड़कते दिल के साथ 2 कदम पीछे हटी, मगर नफीस इंतहाई लुत्फानंदोज होता आगे बढ़ा, फिर 1 कदम पर रुका। आज बहुत हसीन लग रही हो, कुछ ख्याल किया करो, रहम करो मुझ पर। इतना होशरुबा सा हुस्न लेकर सामने आओगी तो किस कमबख्त से सब्र होगा? बताओ। उसने बेसाख्ता उसके स्याह बाल चेहरे से हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो करंट खाकर पीछे हटी। फिर उसकी जुर्रत पर बल खाकर देखा। आइंदा इस तरह की घटिया हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत आगा जान से कर दूंगी, समझे? अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। आई सेड गेट आउट, धाड़ से उसने कहा, मगर नफीस ने तो जैसे सुना ही नहीं था। हंसता हुआ 2 कदम मजीद करीब आया तो वो खराब होते दिल के साथ पीछे हटी। मारो, चलो इसी बहाने तुम मुझे छुओगी तो सही। उसने बेयकीनी से उसकी खबासत से लबरेज निगाहों को देखा तो उसका जिस्म लरस कर रह गया। मैंने कहा कि अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो। उसने लरसती आवाज़ में बमुश्किल कहा। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज ना हो भले इन हाथों में, मगर कल जब मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगी तब मुझे रोकने वाला कोई ना होगा। उसने एक इंकशाफ किया था अमल पर। एक पल को उसने ठहर कर उसे देखा और फिर घुर्राई, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, मरना पसंद करूँगी, मगर कभी तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूँगी, समझे तुम? अब दूर हटो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफीस अभी उसे कुछ और भी कहने लगा था कि किसी ने उसे गिरेबान से पकड़कर पीछे को घसीटा। वली की खौफनाक हद तक स्पाट निस्वारी आंखें देखकर अमल का दिल रुका। उसे बगैर देखे पता था कि उसका रंग फक हो चुका है। नफीस ने भी पीछे वाले की जुर्रत पर बेयकीनी से देखा और एक पल को वली का चेहरा देखकर उसका अपना रंग भी निचड़ कर रह गया। वली ने जमे दांतों को मजीद पीसा और उसे पूरी कुव्वत से पीछे घसीट कर दीवार की जानिब धक्का दिया। स्याह कमीज की आस्तीनें उसने हमेशा की तरह कोहनियों तक मोड़े रखी थी और उनसे कसरती बाजू निकल रहे थे, जिन पर नसों का जाल मुट्ठी बंद होने की वजह से नुमाया था। फिर नफीस को कोई भी मौका दिए बगैर वो आगे बढ़ा और पिशावरी चप्पल से उसके घुटने पर जोर से हिट किया। नाजुक जगह पर लगने की वजह से नफीस बेसाख्ता झुका और उसका गिरबान सख्ती से पकड़कर उसने उसे फिर सीधा किया। जब कोई लड़की कहे कि उससे दूर हो जाओ तो अखलाक का दायरा कार यही कहता है कि उससे दूर हो जाना चाहिए, मगर फिर भी अगर ऐसे लोग ना माने तो गैरत का दायरा कार कहता है कि मार मार कर उनकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। उसने दोबारा से जख्मी हुए घुटने पर अपने पूरी ताकत से पेशावरी चप्पल की नोक मारी तो वो बिलबिला कर नीचे झुका। उसे लगा उसके घुटने से खून निकल रहा है। अमल अब तक सांस रोके उसे देख रही थी। दिल था कि धड़कना भूल गया था और वो मोम का मुजस्मा बनी उसके ताश की हिद्दत से पिघलने लगी। नफीस ज़रा संभल कर सीधा हुआ तो वली ने फिर से उसी घुटने पर एक और लात मारी। अब कि वो पूरा बैठ गया था, उसके घुटने से खून निकलकर उसके सफ़ेद से लिबास को दागदार कर गया। आइंदा अगर मैंने तुम्हें बीबी के आसपास भी देखा ना तो तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। ऐसी जगह मारकर लाश फेंकूंगा तुम्हारी कि सारी उम्र तुम्हारे घर वाले ढूंढते रहेंगे, मगर उन्हें लाश तो क्या तुम्हारी एक हड्डी भी ना मिलेगी। वो बहुत सर्द लहजे में बोलता अमल की रगों में खून को गर्म कर गया था। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर उसके लहजे की पुकार से सारा कमरा सुनसान हुआ। नफीस बमुश्किल खड़ा हुआ। उसने रुख अमल की जानिब फेरा और फिर पूरी कुव्वत से घूमकर उसे सख्त सा मुक्का जबड़े पर मारा तो नफीस के सर पर सारी हवेली पल भर में घूमकर रह गई। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा था, फिर अपने होंठ से बहते खून को हाथ से छुआ और सर उठाकर बेयकीनी से वली को देखा। तुमने मुझे मारा? उसकी आवाज़ में हद दर्जा हैरत थी। वली एक कदम चलकर उसके ऐन सामने रुका, फिर उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। नहीं, औरतों के सामने हाथ नहीं उठाता मैं। ये तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ जगाया है। अभी तुम नीचे जाओगे बहुत शराफत से, और अगर तुम्हारे मुंह से इस बात की भाप भी निकली तो मुझे पता है कि टांगों पर मार मार कर माजूर कैसे किया जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर अनदेखी सी गर्द झाड़ी तो नफीस खोलता हुआ उसका हाथ झटक दरवाज़ा वाह करके बाहर की जानिब बढ़ गया। जाते जाते उसने एक काटदार नज़र अमल पर डालनी चाहिए, मगर वली दरमियान में खड़ा था। अमल पीछे कहीं छुप गई। दरवाज़ा बंद किया तो वली उसकी जानिब पलटा। वो अब तक दीवार से लगी साकित से उसे देख रही थी। आप ठीक हैं? उसके पूछने पर उसने बमुश्किल सर हिलाया, मगर आंखों से आंसू बेसाख्ता गिर पड़े। वली ने उबलते गुस्से को बालों में हाथ फेर कर काबू किया और फिर गहरा सांस लेकर उसे देखा। ठीक है ना आप? उसने फिर से सर हिलाया, मगर आंखों से बहते आंसू अब तेज़ी के साथ चेहरे पर लुढ़क रहे थे। रो क्यों रही हैं फिर आप? बेबसी से पूछा तो अमल ने फौरन हथेलियों से गाल रगड़े। नाक और आंखें गुलाबी होकर दहक रही थी। एक तो
सुनहरे रंग का लिबास पहन रखा था, ऊपर से उसका रोया रोया सा हुस्न। वली ने गहरा सांस लेकर उससे रुख फेरा। कुछ नहीं हुआ, ओके, सब ठीक है। अगर ये आइंदा ऐसे करे तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। बस अब रोए नहीं, चले आंसू साफ करें अपने। खौफजदा हुई अमल ने उसके नरमी से कहने पर खुद को संभाला, गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। मगर पता नहीं क्यों उसे रोना आए जा रहा था। अगर वली वक्त पर ना आता तो, और उसके आगे वो सोचकर भी उसका दिल लरस रहा था। बीबी, वो कुछ कहते कहते रुका तो उसने सर उठाकर उसे देखा। हाँ, उसे सर उठाकर ही देखना पड़ता था, वो उससे खासा लंबा था। ये बाल, इन्हें बांध लें, घर में ठीक है, मगर बाहर जाते हुए इनका खुला रखना ठीक नहीं। मैं लाता हूँ किसी को, वो आपके बाल बना देंगी। उसने कहकर यकदम रुख बाहर की जानिब मोड़ा तो वो धम से बेड पर बैठी। कदमों से गोया जान खत्म हो गई, हाथ भी बेजान से गोद में पड़े थे और जिस्म होले होले कांप रहा था। कुछ देर बाद वली ने कमरे का दरवाजा खोला तो कांता झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। जैन भी उनके साथ ही था। अमल ने बेयकीनी से कांता को देखा। अमल बीबी के बाल संवारते, कानिता, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ आप दोनों का, उसने कहा और कमरे का दरवाजा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। कानिता पहले उसके करीब आई, फिर उसका मुरझाया सा चेहरा देखकर मुस्कुराई। आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो अमल। वो हंसती मुस्कुराती चहकती हुई अमल अच्छी लगती है। चलो बैठो सिंगार मेज के आगे, मैं बाल बनाऊं तुम्हारे, उठो शाबाश। उसे बाजू से पकड़कर नरमी से उठाया और फिर उसे आईने के सामने रखी कुर्सी पर बिठा दिया। वो खाली खाली नज़रों से खुद को आईने में देखे गई। कानिता अब नरमी से उसके रेशमी बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में बांध रही थी और वो उसी तरह खाली दिल लिए सामने बैठी थी। पता नहीं उसके इतने खुशकुन से मवाकों पर अक्सर सब कुछ क्यों तलपट हो जाया करता था।